ये टॉपिक में दो टॉपिक मेनली कवर कर रहा हूँ मैं। ये सिलेबस का पार्ट हो जाएगा तुम्हारे। पहला तो मेट्रोलॉजिकल फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिस्पर्जन ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स, और दूसरा मैं कर रहा हूँ कवर ये गॉसियन प्लम मॉडल फॉर द डिस्पर्जन ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स एंड इट्स एप्लीकेशन। कितना भी बड़ा वीडियो बने, मतलब ज़्यादा लंबा बनेगा तो फिर मुझे दो पार्ट्स में करना पड़ेगा। और जितना ही बने तुम लोग स्पीड तेज कर लेना, और मतलब 2x में भी देख लेना। मतलब अगर तुम्हें लगता है ना कि स्पीड ज़्यादा तेज है मेरी बोलने की, तो तुम लोग स्पीड अपने हिसाब से सेट करके और ड्यूरेशन को कम कर लेना। और इस वीडियो को पूरा देखना ताकि इसके अलावा तुम्हें मतलब और कुछ देखने की ज़रूरत ना पड़े और ये वाला टॉपिक तुम्हारा अच्छे से कवर हो जाए। तुम्हें नोट्स बनाने हैं तो भी जो मैं लिखूंगा उससे नोट्स बना लेना, इसमें जो पीपीटी में शो करूंगा उससे नोट्स बना सकते हो। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। मेट्रोलॉजिकल फैक्टर्स, इसकी बात करें हम लोग। सबसे पहले देखो मेट्रोलॉजी क्या है। मेट्रोलॉजी को हिंदी में बोलते हैं मौसमी या वातावरणीय, है ना। तो मौसमी या वातावरणीय फैक्टर यानी कारक, मौसमी वातावरणीय कारक जो क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस यानी बढ़ाते हैं। किसको बढ़ाते हैं? डिस्पर्जन। डिस्पर्जन किसको? मतलब फैलना या घुलना, हवा में फैलना या घुलना। किसका? एयर पोल्यूटेंट्स का। एयर पोल्यूटेंट्स मतलब वायु प्रदूषकों का हवा में फैलना या बढ़ना या घुलना। जो जो कारक उसको इन्फ्लुएंस करते हैं उसकी बात कर रहे हैं हम लोग मेट्रोलॉजिकल फैक्टर। अब इसके अंदर देखो केवल वो ही कारक हैं जो इसको बढ़ाते हैं। कम करने वाले कारकों की बात नहीं हो रही भैया। जैसे कहीं कभी कोई बात आ जाए कि रेनफॉल, तो रेनफॉल जो है, तो रेनफॉल क्या करता है? इसको पोल्यूटेंट्स को कम करता है। तो कम करने वाली बात नहीं आ रही, बात आ रही बढ़ाने की। तो बढ़ाने वाले कारकों को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक तो प्राइमरी और एक सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स। तो प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स और सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स जो हैं उनकी अगर हम लोग बात करें तो बात करेंगे हम लोग प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स में सबसे पहले विंड स्पीड की, फिर विंड डायरेक्शन की, और फिर एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी की। एक जनरल आइडिया जो सभी के दिमाग में होता है, क्योंकि हम सभी एमएससी है, हमने इंजीनियरिंग कर रखी है, किसी ने एमएससी है कोई, तो आपको ये चीज़ पता है, ये चीज़ आप लोगों को आपके दिमाग में है कि ये विंड स्पीड और विंड डायरेक्शन और एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी किस तरह से प्रदूषकों को फैलाते हैं। ज़्यादा तेज़ स्पीड या ज़्यादा तेज़ स्पीड होगी तो आपको पता है कि भाई पोल्यूटेंट ज़्यादा डाइल्यूट होंगे। ज़्यादा डाइल्यूट मतलब जल्दी फैलेंगे एटमॉस्फेयर में। डाइल्यूशन हमारे लिए सही है, पर जो डेंस है वो हमारे लिए थोड़ा हार्मफुल हो जाएगा। ज़्यादा डेंस एयर पोल्यूटेंट्स होंगे तो वो हमारे लिए हार्मफुल होंगे। डाइल्यूशन हमारे लिए बेनिफिशियल रहता है, क्योंकि डाइल्यूशन की वजह से हमारे अर्थ में एक लेयर बनती है जो टेम्परेचर को बैलेंस रखती है, कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में घुलने से की रेट में वृद्धि करती है टेम्परेचर को बढ़ा करके। तो वो बात अलग है। बात कर रहे हैं हम लोग विंड स्पीड और विंड डायरेक्शन को किससे मेजर करते हैं। तो ये अभी यहाँ मैं मेट्रोलॉजिकल फैक्टर्स का एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ तुम्हें। अगर तुम्हें लगता है कि नहीं सर और डिटेल चाहिए मेट्रोलॉजिकल फैक्टर्स की, और डिटेल में बनाओ, तो आप मुझे कमेंट में बता देना कि आपको और डिटेल में चाहिए, तो मैं इसका एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, जिसमें केवल मेट्रोलॉजिकल फैक्टर्स की एक एक बात को और मैं अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ देखो विंड स्पीड और विंड डायरेक्शन दोनों को एक साथ मेजर कर सकता है कौन? सोनिक एनेमोमीटर। सोनिक एनेमोमीटर जो है वो कैसे करता है? तो वो एक बात सिंपल देखो, आपको पता है जब भी हवा चलती है तो हवा एक जगह से दूसरी जगह जब जाती है तो आपको एक नॉइज़ सुनाई देता है। ठीक है, तो वो जो नॉइज़ है उसको सोनिक मतलब ये साउंड पर काम करता है। उस नॉइज़ की जो एफिशिएंसी है, उसकी जो कैपेसिटी है, उसकी जो इंटेंसिटी है, उसको पकड़ करके ये पता करता है कि हवा कितनी तेज़ चल रही, कितनी धीरे चल रही। तो ये साउंड को कैप्चर करके और विंड स्पीड का पता लगाता है। और जिधर से नॉइज़ आ रही है इसका मतलब विंड डायरेक्शन का भी पता लग जाएगा कि किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन के अंदर जा रही है। ठीक है, और जितनी ज़्यादा स्पीड होगी विंड की उतनी एटमॉस्फेयर अनस्टेबल होगा, और जितनी कम स्पीड होगी उतना ही जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो ज़्यादा स्टेबल होगा। अच्छा, एक और बात देखो, ये एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी किस तरह से होती है वो अभी आगे आगे मैं इसको अच्छे से समझाने वाला हूँ, जिसमें हम लोग रेट देखेंगे, लैप्स रेट देखेंगे टेम्परेचर की, वो क्या चीज़ होती है वो भी हम आगे देखेंगे। अभी ये समझ में आ गया होगा आपको प्राइमरी वाला, विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन और एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी। अब बात करते हैं हम लोग, इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट बताई मैंने, सोनिक एनेमोमीटर। ठीक है, अब देखते हैं सेकेंडरी में। सेकेंडरी में क्या क्या आ जाएंगे? सनलाइट, टेम्परेचर। सनलाइट और टेम्परेचर अर्थ का डायरेक्टली रिलेट करता है एक दूसरे के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इनकी बात करें तो देखो सनलाइट और टेम्परेचर जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर केमिकल रिएक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। केमिकल रिएक्शंस किसमें? गैसेस के बीच में, गैसेस वाटर सबके बीच में केमिकल रिएक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसकी वजह से आपको पता ही है क्या होगा,
सेकेंडरी टाइप ऑफ पॉल्यूटेंट्स फॉर्म होते हैं। सेकेंडरी टाइप ऑफ पॉल्यूटेंट्स फॉर्म होने का मतलब है जैसे ओजोन, है ना, पेन, पीएन, है ना, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, ओके, N2O, H2SO4, इस तरह के फॉर्मेल्डिहाइड वगैरह बनते हैं सन और टेम्परेचर की वजह से, सनलाइट और टेम्परेचर के इफेक्ट की वजह से। तो ये क्या करते हैं, ये फोटोकेमिकल स्मोक पैदा करते हैं। फोटोकेमिकल स्मोक क्या होता है, इसको भी हम लोग अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। तो फोटोकेमिकल स्मोक पैदा करते हैं। अच्छा, इनको अब देखो यहाँ पे सेंसर देखो, देख जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए हम लोग क्या काम में ले सकते हैं। तो टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए हमें ऐसा मेटल चाहिए जो टेम्परेचर के लिए बहुत सेंसिबल हो, जिसका जो कि टेम्परेचर को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता हो। तो उसके लिए हमारे पास में है प्लेटिनम वायर, ठीक है। तो सेंसर जिसके अंदर प्लेटिनम वायर होता है वो सनलाइट और टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए काम में लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रेसिपिटेशन एंड ह्यूमिडिटी। प्रेसिपिटेशन एंड ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी कब, ह्यूमिडिटी मतलब हो गया क्या, ह्यूमिडिटी मतलब हो गया वातावरण के अंदर जितनी ज़्यादा मॉइस्चर होगा उसको हम लोग एक मतलब उस मॉइस्चर को हम लोग बोलेंगे ह्यूमिडिटी, ओके। अब देखो ये ह्यूमिडिटी भी अलग अलग तरह से वेरी करती है, जैसे इसमें भी डिपेंड करते हैं फैक्टर्स, जैसे कि आपका जो पानी का सोर्स है वो कितना पास है, कितना दूर है। जैसे कोस्टल रीजन्स के अंदर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है ना, जिधर इधर ड्राई लैंड्स के अंदर ह्यूमिडिटी कम होती है। तो ये उस पर डिपेंड करता है। ह्यूमिडिटी जब ज़्यादा वातावरण के अंदर होगी तो उसकी वजह से जो एटमॉस्फेयर है वो वेट होगा, जहाँ पे कम होगी वो एटमॉस्फेयर ड्राई होगा। तो ड्राई के अंदर किस तरह से एयर पोल्यूटेंट्स फैलते ज़्यादा हैं, आपको पता है उसके अंदर डाइल्यूशन ज़्यादा होता है, जबकि ह्यूमिडिटी जहाँ ज़्यादा होती है वहाँ पे एयर पोल्यूटेंट्स इतने फैल नहीं पाते और वो एटमॉस्फेयर की मॉइस्चर से रिएक्ट कर करके नए सब्सटेंस फॉर्म कर देते हैं, ठीक है। तो ये बात हुई ह्यूमिडिटी की। प्रेसिपिटेशन वही ह्यूमिडिटी से रिलेट करता है। प्रेसिपिटेशन मतलब होता है जमाव, जो जमना, है ना। तो ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी तो प्रेसिपिटेशन उतना ही ज़्यादा होता है। इस तरह से टोपोग्राफी भी इफेक्ट करती है। टोपोग्राफी कैसे इफेक्ट करती है, टोपोग्राफी इफेक्ट करती है जैसे कोई आपने कि आपकी मान लो कोई जो पावर प्लांट है, मान लो कोई पावर प्लांट, जैसे मान लो पोल्यूशन निकलता हो, पावर प्लांट की हाइट कैसी है, बहुत ज़्यादा हाइट है तो वो जो हमारे एयर पोल्यूटेंट्स निकलेंगे वो ज़्यादा डिस्पर्स होंगे, कम हाइट है तो नीचे लैंड ग्राउंड लेवल पे रह जाएंगे। तो इस तरह से टोपोग्राफी है वो भी डिपेंड करती है। इसी तरह से ज़्यादा हाइट वाली जगह पर ज़्यादा डिस्पर्जन होगा, कम हाइट वाली जगह पर ग्राउंड मतलब उसका प्रेसिपिटेशन ज़्यादा होगा, डिस्पर्जन कम होगा, ओके। इस तरह से बात होती है। सेम ऐसे ही एनर्जी फ्रॉम द सन एंड द अर्थ रोटेशन ड्राइव एंड एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। इसके लिए जो मैंने इस वाले एग्ज़ाम का जो पहला टॉपिक बना रखा है ना एनवायरनमेंट के अंदर, कि भाई जो मैंने ट्रॉपिकल लेयर्स बताई थी आपको, उसके अंदर ट्रोपोस्फियर, हाइड्रोस्फियर, उसके अंदर किस तरह से टेम्परेचर वेरी करता है वो मैंने समझा रखा है। तो आप जा कर के पहला वाला वीडियो भी देख सकते हैं, है ना। और उसके अंदर मैंने आपको समझा रखा है कि टेम्परेचर किस तरह से वेरी करेगा लेयर्स के अंदर और अर्थ ड्राइव्स किस तरह से मूव करती है साथ साथ। तो ये सिंपल ये बात हुई, ये मैंने एक जनरल आइडिया दिया आपको ये मेट्रोलॉजिकल फैक्टर्स का। अब बात करते हैं हम लोग कि सबसे पहले एयर पोल्यूशन क्या होगा, है ना। यहाँ से बेसिक से वापस से शुरुआत करते हैं। एयर पोल्यूशन होता क्या है। तो एयर पोल्यूशन क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ, इसको मैं लिख देता हूँ फिर एकदम समझ। एयर पोल्यूशन क्या है, प्रेजेंस ऑफ one or more pollutants in such concentration or duration so life get affected in biosphere। अब यहाँ बात हो रही है बायोस्फीयर क्या है। तो पहले तो ये देखो कि एक या एक से ज़्यादा पॉल्यूटेंट्स का ऐसी कंसंट्रेशन में, देखो पॉल्यूटेंट्स हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, बरसों से पॉल्यूटेंट्स हमारे अर्थ पर हैं, पर जब ये ऐसी कंसंट्रेशन में पहुंच जाए जिसकी वजह से लाइफ इफेक्ट होती है तो उसे पॉल्यूशन कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बायोस्फीयर क्या है, तो बायोस्फीयर क्या चीज़ है, देखो बायोस्फीयर हमारी अर्थ पे तीन तरह से हम लोग अर्थ को तीन स्फीयर्स में डिवाइड करते हैं। एक तो लिथोस्फीयर, है ना, मतलब हो गया स्थल मंडल। फिर हो गया हाइड्रोस्फीयर, मतलब जल मंडल। और एक हो गया वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। तो लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर में जहाँ जहाँ पर भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाएंगे वो क्या कहलाएगा, हमारा बायोस्फीयर। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को वो जो इफ़ेक्ट करते हैं एयर पॉल्यूटेंट्स, है ना, ये बात होती है हमारी बायोस्फीयर की। अब बात करते हैं कि ये जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो क्या क्या हैं। तो पॉल्यूटेंट्स को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स, एक बात करते हैं हम लोग सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स की। प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स की अगर बात करोगे तो जनरली एक आइडिया दे रहा हूँ सबका मैं, है ना, इसमें ज़्यादा खींच नहीं रहा हूँ क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है, वो
मेन चीज़ें पढ़ानी है तुमको, तो एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ पहले ताकि तुम्हारा टॉपिक इसमें क्लियर रहे। इसमें ऑक्साइड्स आएंगे कौन कौन से, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड और कार्बन के ऑक्साइड, ये तो है प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स कौन से, NO, NO2 वगैरह। सल्फर के कौन से ऑक्साइड, SO2, SO3। कार्बन के ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। NO, NO2, SO2, SO3। कार्बन के हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह वगैरह, ओके। सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स कौन होंगे, जो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स की आपस में रिएक्शन की वजह से बनते हैं। तो इसमें जैसे ओजोन, O3 है ना, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल बनता है, N2O बनती है, H2SO4, HNO3, फॉर्मेल्डिहाइड, ये हो जाएंगे हमारे सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। ये मैंने दिया तुम्हें जनरल आइडिया। अब बात करते हैं मेन टॉपिक के बारे में। देखो दो दो टर्म्स हैं, एक तो हाई एल्टीट्यूड, एक लो एल्टीट्यूड। हाई एल्टीट्यूड क्या है, पृथ्वी की सतह से जितने हम ऊंचाई पे जाएंगे उसे हम लोग बोलेंगे ये हाई एल्टीट्यूड है। जितना ऊंचे जाते जाएंगे हाई एल्टीट्यूड्स होते जाएंगे, ओके। और लो एल्टीट्यूड मतलब क्या हो गया, सतह के जितने पास आएंगे वो हमारा कहलाएगा लो एल्टीट्यूड, ओके। ये हो गई बेसिक बात, ये मैं मान के चल रहा हूँ कि तुम्हें कुछ नहीं आ रहा अभी इस चीज़ के अंदर, ठीक है। अब ये देखो हमारी हो गई अर्थ। अब जिस वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ ना, पहला वीडियो, उसके अंदर थोड़ा सा साउंड का प्रॉब्लम है भैया। उसमें मेरे पास में माइक्रोफोन नहीं था, इसीलिए साउंड उसके अंदर थोड़ा सा पीछे से बैकग्राउंड साउंड भी आ रहा है बहुत ज़्यादा, पर उसको सहन करके वो वाला वीडियो ज़रूर देख लेना। तो देखो उसमें मैंने बता रखा है कि जैसे जैसे हम अर्थ की सरफेस से ऊपर जाते हैं तो हमारे यहाँ पर आ जाती है लेयर्स, है ना, एटमॉस्फेरिक लेयर्स। और एटमॉस्फेरिक लेयर्स की क्या खास बात है कि जब अर्थ से हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे टेम्परेचर डाउन होता है, टेम्परेचर कम होता है। टेम्परेचर कम क्यों होता है वो भी मैंने उस वीडियो के अंदर बता रखा है। तो टेम्परेचर कम होगा तो किसका टेम्परेचर कम होगा, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कम होगा, एनवायरनमेंट का टेम्परेचर कम होगा। तो हम उसे किस रेट से हाइट पे जाने पर, वाइल गोइंग इन हाइट, मतलब हाई एल्टीट्यूड पे जाने पर टेम्परेचर या हाइट बढ़ रही है, टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो किस रेट से कम हो रहा है उस रेट को हम लोग बोलेंगे ELR। व्हाट इज ELR? ELR इज एनवायरमेंटल लैप्स रेट। लैप्स मतलब कमी, एनवायरमेंट के टेम्परेचर में होने वाली कमी, ELR। इसे हम लोग एक्चुअल लैप्स रेट भी कहते हैं, ओके। ये बात तुम्हें समझ में आ गई होगी। एक्चुअल रेट, एक्चुअल लैप्स रेट क्या है, द रेट at which temperature of air decreases with increasing in altitude is called ELR। समझ में आ गया होगा ELR क्या है, ठीक है। अब पहली बात तो हो गई कि भाई एनवायरमेंट जो है वो ऊपर जाने पर, हाइट पे जाने पर टेम्परेचर में कमी आती है। अब दूसरी बात है हमारे पास में ALR। व्हाट इज ALR? एयर पोल्यूटेंट लैप्स रेट। एयर पोल्यूटेंट लैप्स रेट को, अब इसको समझो, ये क्या होगा कि जैसे जैसे पोल्यूटेंट्स जो हमारे यहाँ अर्थ की सरफेस पे पैदा हो रहे हैं, ये हाइट के साथ में इनका टेम्परेचर भी क्या होगा, कम होगा। अब हाइट पे जाने पर टेम्परेचर इनका भी कम होगा, पर ये जो है ये फिक्स रहता है, मतलब कि कम होना ही होना है, ये बात याद रखना। क्योंकि कम क्यों होना है उसके पीछे कारण समझो। देखो ये एक एडियाबेटिक प्रोसेस है। एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है, एडियाबेटिक प्रोसेस का मतलब होता है कि इसके अंदर हीट का एक्सचेंज नहीं होगा बिटवीन पोल्यूटेंट पार्टिकल्स। पोल्यूटेंट के पार्टिकल में हीट का एक्सचेंज नहीं होगा। अगर हीट का एक्सचेंज नहीं हुआ तो इसका मतलब यहाँ पे PV की पावर गामा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। अब PV की पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे प्रेशर डाउन होगा वॉल्यूम बढ़ेगा। अब देखो भैया ऊपर जाने पर, हाइट पे जाने पर प्रेशर क्या होता है, डाउन होता है। प्रेशर डाउन होगा तो जो पॉल्यूटेंट्स हैं उनको क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम को इंक्रीज करना पड़ेगा। वॉल्यूम इंक्रीज करने के लिए जो पॉल्यूटेंट्स हैं, पॉल्यूटेंट्स इंटरनल हीट का यूज करते हैं।
खुद के इंटरनल हीट का यूज करेंगे टू इंक्रीज वॉल्यूम। वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए अपनी इंटरनल हीट का यूज करेंगे, तो इंटरनल हीट क्या होगी, इंटरनल एनर्जी क्या होगी, इनकी कम हो गई। जैसे कम होगी तो इसका मतलब हाइट पे जाने पर इनका टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। क्योंकि ये एडियाबेटिक प्रोसेस है, इसीलिए एयर पॉल्यूटेंट लैप्स रेट को ही हम लोग क्या बोलेंगे, एडियाबेटिक लैप्स रेट। समझ में आ गया होगा एडियाबेटिक लैप्स रेट क्या है। तो आपको ये बार बार टर्म देखने को मिलेगी, एडियाबेटिक लैप्स रेट क्या है और एक्चुअल रेट लैप्स रेट क्या है। समझ में आ गया ये, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। देखो दोस्तों, एडियाबेटिक लैप्स रेट दो टाइप्स पे डिवाइड करते हैं हम लोग। एक तो बोलते हैं ड्राई एएलआर, दूसरी बोलते हैं वेट एएलआर। ड्राई एएलआर क्या है, अगर मॉइस्चर कंटेंट कम है, लेस मॉइस्चर इज प्रेजेंट, देन फास्ट कूलिंग ऑफ एयर पॉल्यूटेंट टेक्स प्लेस। इफ मॉइस्चर कंटेंट इज हाई, मॉइस्चर कंटेंट इज हाई, देन स्लो कूलिंग ऑफ एयर पॉल्यूटेंट टेक्स प्लेस। इसे हम लोग बोलेंगे वेट एएलआर और इसे बोलेंगे ड्राई एएलआर। समझ में आ गया। अब ये भी याद रखना तुम, ड्राई एएलआर कितनी है, तो 9.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर, ठीक है। और वेट एएलआर कितनी है, 6.0 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ से अगर तुमसे क्वेश्चन पूछ ले कि भाई जो जो जैसे अर्थ की सरफेस है, इस पे मान लो 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से 500 मीटर की हाइट पे जा रहा हूँ। 500 मीटर की हाइट पे जाने पर बताओ कि कितना टेम्परेचर में वेरिएशन आएगा। तो 500 मीटर की हाइट में जाने पर अगर तुमको टेम्परेचर वेरिएशन देख ला, तो 500 मीटर तो मतलब क्या हो गया, आधा किलोमीटर हो गया। आधा किलोमीटर का मतलब हो गया 4.9 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाएगा। तो इससे 4.9 डिग्री सेंटीग्रेड को माइनस कर लो ना। ये समझ में आ गया, ये हो गया एडियाबेटिक लैप्स रेट। समझ में आई है। अब बात करेंगे नेक्स्ट। देखो बात करें टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट की, है ना। तो टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट को हम लोग 4 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ ईएलआर एंड एएलआर। ओके, तो इसके अंदर जितना अनस्टेबल एनवायरनमेंट होगा उतना ही पॉल्यूटेंट की मिक्सिंग ज़्यादा फास्ट होगी, जितना स्टेबल एनवायरनमेंट होगा उतनी जो एयर पॉल्यूटेंट्स की मिक्सिंग होगी वो स्लो होगी। तो ये इस तरह से हम लोग इनको 4 तरह से डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है अनस्टेबल एनवायरनमेंट, दूसरा है स्टेबल एनवायरनमेंट। अनस्टेबल का नाम याद रखना, सुपर एडियाबेटिक एनवायरनमेंट, ओके। स्टेबल का हो गया सब एडियाबेटिक एनवायरनमेंट। और दो और टाइप है हमारे पास में, एक तो है न्यूट्रल और एक है इन्वर्जन और नेगेटिव एनवायरनमेंट। तो बात करते हैं सबसे पहले हम लोग सुपर एडियाबेटिक एनवायरनमेंट की। देखो ये है हमारा ईएलआर, ये तो है हमारा ईएलआर जो हाइट के साथ में जिसका टेम्परेचर कम हो रहा है, ये है हमारा ईएलआर। अब मैं दूसरे वाले को इस ग्रीन से करता हूँ, ये है हमारा एएलआर, ये एएलआर है। अगर तुम इन दोनों को देखो तो एएलआर में हाइट बढ़ने पर टेम्परेचर में वेरिएशन कम हो रहा है, जबकि ईएलआर में टेम्परेचर में वेरिएशन ज़्यादा हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं dt/dh अगर ये देखूं, तो ये है हमारा रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर विद द हाइट, है ना। तो अगर इसकी बात करें तो ये हमेशा ईएलआर में ज़्यादा आएगा एज़ कम्पेयर टू एएलआर। ऐसा क्यों, किसी भी पॉइंट पे अगर तुम देखोगे तो ऐसा ही होगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे अगर मान लो 2 हाइट के पॉइंट ले लो और एक इसमें हाइट के पॉइंट लो, तो यहाँ पे टेम्परेचर का वेरिएशन कम हो रहा है, यहाँ टेम्परेचर का डिफरेंस ज़्यादा आ रहा है। जब डिफरेंस ऊपर वाली चीज़ ज़्यादा आएगी तो वैल्यू भी ज़्यादा आएगी ना। तो ईएलआर के अंदर वैल्यू ज़्यादा आती है, ईएलआर में कम आती है। तो जब ऐसी कंडीशन होगी तो हमेशा पॉल्यूटेंट्स की रैपिड मिक्सिंग होती है, मतलब ज़्यादा जल्दी मिक्स होता है अनस्टेबल एनवायरनमेंट में, ओके। ये समझ में आ गया। अब बात करते हैं स्टेबल एनवायरनमेंट की। स्टेबल एनवायरनमेंट में क्या होगा, ये तो है तुम्हारी, सॉरी पेन चेंज, ये तो है तुम्हारी ईएलआर, और जो तुम्हारी एएलआर है वो इससे कम होगी। मतलब टेम्परेचर में वेरिएशन इन एयर पॉल्यूटेंट्स का ज़्यादा हो रहा है हाइट के साथ में। इस केस में ऑब्वियस सी बात है, वो सेम चीज़ रिपीट कर रहा हूँ कि एएलआर ज़्यादा होगी ईएलआर के कंपेयर में, तो पॉल्यूटेंट्स की क्या होगी, बोलते जाओ साथ साथ, स्लो मिक्सिंग होगी, है ना। अब बात करते हैं हम लोग न्यूट्रल एनवायरनमेंट की।
न्यूट्रल एनवायरनमेंट में देखो थोड़ा सा स्लैंट हो, थोड़ा सा है ना, देखना इस तरह से हल्का सा इस तरह से जा रहा है, ये तो है तुम्हारी ELR। और जो तुम्हारी ALR है वो भी बिल्कुल इसी के बराबर इसके ऊपर बनती है वैसे, पर मैं थोड़ा साइड में बना रहा हूँ तुम्हें समझाने के हिसाब से, है ना। ये है तुम्हारी ALR, तो दोनों में लगभग लगभग चेंज क्या हो रहा है, एक इक्वल हो रहा है। ये हो गया तुम्हारा न्यूट्रल एनवायरनमेंट। इस जगह पर ELR इज इक्वल्स टू होगी ALR। समझ में आ गया। इस समय कोई चेंज देखने को नहीं मिलता, इसीलिए हम इसको बोलते हैं न्यूट्रल एनवायरनमेंट। अगली बात कर रहे हैं हम लोग इन्वर्जन और नेगेटिव लैप्स रेट की या नेगेटिव एनवायरनमेंट की। तो यहाँ देखो इसमें क्या होगा, ये तो तुम्हारी ALR है ही। अब जो ELR है मतलब जो एनवायरनमेंट में टेम्परेचर कम होना चाहिए, पर यहाँ टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ये चीज़ समझ में आ गई होगी तुम्हें, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्जन इन एनवायरनमेंट। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। यहाँ तुमसे एक क्वेश्चन पूछ लिया, यहीं पे बना रहा हूँ मैं क्वेश्चन भी। यहाँ तुमसे एक क्वेश्चन पूछ लिया एग्जाम्पल कि तुम्हें इस तरह से टेबल दे दी, टेबल दे करके इधर की तरफ एलिवेशन दे रखा है, इधर की तरफ ये तुम्हारा डिग्री सेंटीग्रेड। एलिवेशन किस में, मीटर में, हाइट बढ़ रही है इस तरफ, ये दे दिया 4 मीटर और दे दिया 444 मीटर। यहाँ टेम्परेचर दे दिया 21.25 डिग्री सेंटीग्रेड और यहाँ दे दिया 15.70 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो अब देखो दोस्तों, अब तुम्हें पूछा है कि बताओ ये किस तरह का एनवायरनमेंट है ना। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले ALR तो हमारी सब में फिक्स है दोस्तों, सब में ALR फिक्स है। ये ड्राई ALR लिखी जाएगी जब तक वो कहता नहीं है कि वेट ALR है। तो ड्राई ALR की रेट क्या है, 9.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर, है ना। अब मुझे क्या निकालनी है, ELR निकालनी। अगर ELR निकाल ली तो पता पड़ जाएगा ना एनवायरनमेंट कैसा है। तो ELR कैसे निकालेंगे, वही DT/DH 21.25 माइनस 15.70 डिवाइड बाई 444 माइनस 4 मीटर। अब क्योंकि ये मीटर है इसलिए हम लोग किससे डिवाइड कर देंगे, 1000 से। इसको अगर मैं सोल्व करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 12.61 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखो ELR की रेट क्या है, ज़्यादा है, ALR क्या है, कम है। तो व्हेन ELR इज मोर देन ALR देन इट इज़ व्हाट टाइप ऑफ एनवायरनमेंट, अनस्टेबल और सुपर एडियाबेटिक एनवायरनमेंट। समझ में आ गई ये बात, ठीक है। ये आंसर हो गया। ओके, अब देखो ने